రాష్ట్రాల్లోకెల్లా ఢిల్లీ రాష్ట్రానికి కొంత భిన్నమైన వరుస. ఇక్కడ అధికారాలు చాలా వరకు కేంద్రంలోనే ఉంటాయి. అయితే ఢిల్లీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ బాధిత రాష్ట్రంగానే చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అనేక రకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఢిల్లీ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే భారతి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. సోమనాథ్ భారతి గారిని అడిగి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం. సార్, గుడ్ ఈవినింగ్. Good evening, Namaskaram. Sir, first of all, let us talk about the peculiar situation of New Delhi, because here national capital region is also there. So most of the powers are vested with the central government. So how do you take this issue when you go into administration part? जो आपने कहा कि दिल्ली में सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं, वो सही नहीं है। संवैधानिक रूप में सिर्फ 3 ही अधिकार केंद्र सरकार के पास थे। एक है लॉ एंड ऑर्डर, एक है पुलिस और एक है लैंड। इसके अलावा सारे के सारे अधिकार जो एक नॉर्मल स्टेट के पास हैं वो दिल्ली सरकार के पास हैं। लेकिन जब माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इन्होंने हमसे अधिकार छीनने शुरू कर दिए। इन्होंने पहला अधिकार हमसे छीना एसीबी का अधिकार, एंटी करप्शन ब्रांच, जिसका उपयोग करके माननीय केजरीवाल साहब ने दिल्ली में करप्शन पे लगाम लगाई थी, उसको पहला छीन लिया मोदी जी ने हमसे आते के साथ ही। और आज स्थिति ऐसी कर दी है मोदी जी ने, जो बहुत दुखद भी है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हमें जनता के मैंडेट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन इन्होंने बिल्कुल अनादर करते हुए सर्विसेज तक छीन लिया। तो आज अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन कुछ भी नहीं है। आप सोच सकते हैं, मतलब जनता ने गाड़ी दी, लेकिन ड्राइवर को कंट्रोल करना चाहते हैं मोदी जी। तेलंगाना हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बंगाल हो, और भी हमारे राज्य हैं पूरे देश में। हर राज्य के अंदर मुख्यमंत्रियों ने जो जो अच्छे प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए हैं, उसको हर एक दूसरे से सीखना चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री का दायित्व था। वो ना करके इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ जैसे कोई बदला लेने का इन्होंने ठान रखी है। जो अधिकार संविधान ने दिए वो भी इन्होंने छीन लिए हमसे। तो आज ये तेलंगाना की जनता को बताना चाहता हूं किस प्रकार से भाजपा काम करती है। भाजपा ने कुछ भी एक भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है उसकी टांग खींचने में, उसको तंग करने में, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाने में, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान का धज्जियां उड़ाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यह देश के लिए बहुत घातक है। इसलिए हम सबको मिलकर के इस बात को उजागर करना पड़ेगा कि भाजपा, और खास करके मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा है, इतनी खतरनाक है आज की तारीख में कि दिल्ली मॉडल कोई पढ़ ले कि किस प्रकार से भाजपा ने दिल्ली सरकार को तंग कर रखा है। मतलब सोचिए कि हर जगह टांग अड़ाने में आगे हैं ये। एलजी साहब जो दिल्ली में आए हुए हैं, एलजी साहब वही कर रहे हैं जो भाजपा उनको कह रही है। उनकी ड्यूटी थी दिल्ली में कि क्राइम के रेट को कंट्रोल करें। क्राइम का रेट दिल्ली में इतना बढ़ गया है कि आज आम आदमी घर से निकलने से डरता है। As per average Delhiite, what should be done to overcome all such conditions whichever you are quoting now? See, ये युद्ध लंबा है, क्योंकि ये कोई आम लड़ाई नहीं है। लड़ाई और पैसे और जुनून में है ये। आप देखें, सो देयर इज अ फाइट बिटवीन मसल पावर एंड पैशन फॉर सर्विंग द नेशन। ओके, so Modi ji has got the power of money, the power of muscle, the power of misuse of agencies. In spite of the fact that Manya Modi ji, his entire cabinet, 12 chief ministers, everybody was here in Delhi, in a small state Delhi,
to campaign for BJP, but still they could manage only 8 seats. They used every trick under the sun. They used Hindu Muslim also in 2020 election, but they didn't succeed. Sir, apart from administrative matters, your Delhi government and your people are also suffering a lot apart from administrative matter, particularly when you take instances of recent developments, recent CBI and ED activity. How do you react on such issues? See, I'll tell you what basically has happened. Mr. Modi succeeded to contain Mr. Rahul Gandhi. He has enough materials in his arsenal. अपने कमान में काफ़ी तीर हैं उनके कि वो कांग्रेस को मैनेज कर पाए, लेकिन केजरीवाल जी मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। तो हर तरह की, चूंकि जो ये सगुफा वैसे कांग्रेस का भी यूज किया हुआ है, जब कांग्रेस पावर में थी तब वो भी यूज करती थी सीबीआई को। उस वक्त मोदी जी कहते थे कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन आज मोदी जी कहीं आगे निकल गए हैं। मोदी जी सेंट्रल एजेंसियों के मिसयूज में पीएचडी हासिल कर रखा है। मतलब ऐसे ऐसे मैटर्स में आप इमेजिन कर सकते हैं, इन्होंने रेड किया माननीय केजरीवाल साहब घर पे, क्या हाथ में मिला? 2 मफलर मिला। अभी मनीष सिसोदिया जी के पीछे पड़े हुए हैं ये। इन्होंने 14 घंटे फॉर 14 लॉन्ग आवर्स सीबीआई रेडेड द प्रेमाइसेस ऑफ मनीष सिसोदिया जी। गद्दे फाड़ दिए, उनके तकिया फाड़ दिया, उनके दीवार को तोड़ तोड़ के देखा, वहां एक पैसा एक धेला नहीं मिला। फिर ही चले गए उनके बैंक में जाकर के उनका लॉकर चेक किया। लॉकर में क्या मिला? झुंझुना समझते हैं? पता नहीं तेलुगु में क्या कहते हैं झुंझुना को, लेकिन वो जो बच्चे वाला होता है ना, जो बच्चा खेलता है झुंझुना से, तो वो उनके, जब मनीष जी के बच्चे छोटे होंगे तो जो उन्होंने झुंझुना यूज किया तो एज ए मेमोरी उन्होंने रखा हुआ था, तो वो वहां लॉकर से मिला। जब 500 जगहों पे सर्च कर लिया, जब कुछ भी नहीं मिला, तो फिर भी मनीष जी को घर से समन भेज दिया। कली की बात है। तो मैं सोच रहा था, हम सोच रहे कि इसमें मोटिव क्या है, हो क्या रहा है, कारण क्या रहा है पीछे। तो देखा कि जी रिपोर्ट आ रही है गुजरात से। देखिए, गुजरात मॉडल को बेच करके मोदी जी ने देश के सत्ता पे अपना कब्जा जमाया। आज गुजरात मॉडल पूरे देश के सामने एक्सपोज कर दिया केजरीवाल जी ने। ना वहां युवा खुश है, वहां पेपर फूटते हैं, वहां मतलब पेपर खूब लीक होते हैं। एक भी पेपर ऐसा नहीं होगा जो कि लीक नहीं हुआ होगा। वहां बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, असुरक्षा बहुत है, लेडीज नाराज हैं, यूथ नाराज है, स्टूडेंट्स नाराज हैं, व्यापारी नाराज है, सब नाराज हैं, किसान नाराज हैं। वहां की जनता 27 साल में कांग्रेस उसमें मेन कारण रहा है, क्योंकि कांग्रेस मोदी जी के गोद में बैठी हुई है गुजरात में। मतलब सोच सकते हैं कि जिस प्रकार का कारनामा भाजपा ने गुजरात में किया है, उसके बावजूद 27 साल रह जाना, यह दर्शाता है कि कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के दोस्त हैं। मतलब आज के तारीख कह सकते हैं कांग्रेस भाजपा की बी टीम है, ये कह सकते हैं आप। जब मैं गुजरात मॉडल को देखता हूं, भाजपा का विभाजन करो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल का मॉडल, भाजपा का जहर घोलने का मॉडल गुजरात में फेल हो रहा है। तो कैसे करें? तो बदनाम करो इनको। बदनाम कैसे करोगे? अपने पास टूल है, तोता मैना सुग्गा सब है, सीबीआई है, ईडी है, सबको भेजो। तो सीबीआई को भेज दिया। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आपके दर्शक सुनकर के बड़े हैरान रहेंगे। लोग कहते थे कि भाई आपको जुडिशरी पर भरोसा क्यों नहीं है? हमको पूरा भरोसा है। उसी जुडिशरी पर भरोसा करके हम अपने मंत्री सत्येंद्र जैन जी, जिन्होंने पूरे देश के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जिन्होंने टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम्स का मॉडल दिया, जिनके कारण आज बहुत
अच्छे अच्छे काम हम कर पा रहे हैं दिल्ली के अंदर और देश के अंदर एक मॉडल स्थापित हो रहा है, इनके बेल एप्लीकेशन में, मतलब हमारे सीनियर साथी को सोच सकते हैं कि वो 5 महीना से जेल में बंद करके रखे हुए हैं। मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं आपको कि देखिए कि बेल एप्लीकेशन में गीतांजलि गोयल जी जो जज थी, उन्होंने 2 सवाल पूछ लिया उनसे कि भाई ये बताएं स्कैम क्या है और स्कैम का साइज क्या है। दोनों सवाल पे शून्यता, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई जवाब नहीं उनके पास देने को। जब गीतांजलि गोयल जी को लगा कि ये तो सरासर नाइंसाफी है, किसी ऐसे व्यक्ति को जो इतना परफॉर्मिंग मिनिस्टर था उसको इस प्रकार से दंडित करना बगैर किसी कारण, तो ये भांप लिया केंद्र सरकार के वकील ने। पता है कौन आए थे वहां से? अटॉर्नी जनरल, जो देश के सबसे बड़े सरकारी वकील हैं, उनको लाया कहां? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिर्फ इस बात के लिए, कहने के लिए कि जी हम जो हैं आप पर विश्वास नहीं करते हैं जज साहिबा, हम दूसरा जज ढूंढेंगे। मैं वकील हूं, अपने लीगल करियर में मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि केंद्र सरकार बेंच हंटिंग करती हो। वकालत के शब्दों में इसको बेंच हंटिंग बोलते हैं कि भाई ये जज नहीं ठीक है, वहां जाएंगे वहां जाएंगे वहां जाएंगे। तो ये मैं आपके साथ एक बताना चाहता हूं कि देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा इस प्रकार की हरकतें कर रही है केंद्र सरकार के माध्यम से कि आज जुडिशरी पर भी उनका भरोसा नहीं है। मतलब बेंच हंटिंग कर रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि वो जज साहिबा ने इस बात का पूछ लिया कि भाई आप ये बताओ कि स्कैम है क्या, ये साइज ऑफ स्कैम क्या है। तो एक निर्दोष मिस्टर जैन को, सतेंद्र जैन जी को, वो 5 महीने से जेल में बंद किए हुए हैं। ये कितनी भारी दुख का विषय। When we talk about central agencies, apart from investigative agencies, let us take instance of autonomous institutions like Central Election Commission, which has to announce the Gujarat elections, and they did not. How do you react on that move of Election Commission? Recently, they have announced elections in Himachal Pradesh. Himachal. बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। It's very unfortunate what has happened. And I'll tell you something more. Delhi, the municipal elections were supposed to be announced in the month of April 2022. Would you imagine what was done by central government? Central government sent an advisory. Otherwise, there is no constitution categorically this has given rights and duties to every institution. And constitutionally, Election Commission is independent of central government or any government. They can't be dictated. But what happened? Central government sent an advisory in open. We thought they only managed from the back. In open it was sent that postpone the election. An Election Commission in Delhi obeyed like a disciplined servant, postponed the election. So till today, we don't have a functional municipality. Focus on national scenario. How do you react on Congress? What could be the fate of the Congress? And what is your reaction on Rahul Gandhi's recent Bharat Jodo Yatra? देखिए, वैसे पूरा देश जानता है कि मैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, चूंकि आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस का विधायक है वो बेसिकली भाजपा का विधायक है। 11, there were 11 MLAs of Congress in Goa. Out of 11, 8 were bought by BJP. Okay. But Rahul Gandhi ji was not bothered at all. He was doing जोड़ो यात्रा। पहले कांग्रेस तो जोड़ लो, जो घर में है उसी को तो पकड़ लो। See, BJP also made an attempt on us to break Delhi. Okay. But our leader was so forceful, okay, that they didn't succeed. BJP did not succeed only in Delhi and in Punjab. They succeeded everywhere. In fact, भाजपा में एक अब
और एक और पीएचडी माननीय मोदी जी ने किया है। उस पीएचडी का नाम है हाउ टू मेक गवर्नमेंट विदाउट हैविंग एनी एमएलए। पूरे सब खरीद लेते हैं इकट्ठे ही। नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा स्टेट है जहां के उन्होंने सारे एमएलए खरीद लिए और पूरी की सरकार बना ली, एक एमएलए इनका नहीं था। तो मैं ये देख पा रहा, अब देखिए ना वहां महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने, और मैं ये देख पा रहा हूं कि बड़ा अच्छा मॉडल है। सीबीआई ईडी साथ में खड़ा रहता है। अच्छा जी, वहां कितना एमएलए चाहिए आपको? अच्छा 12 चाहिए, हाँ भाई सीबीआई वाले चलो ड्यूटी पर लगो। तो 12 एमएलए के पीछे पड़ गए। वहां बोला कि भाई या तो ये या तो पैसे ले या जेल जा। So you are saying that the union government is intimidating and regional parties and state governments and getting benefited politically and for dire motives and dire causes. Yeah, of course, yes. I mean, this is an open book. It doesn't require any investigation. It doesn't require any analysis. Look at Himanta Biswa Sarma, जो कि असम में चीफ मिनिस्टर बने। ये कांग्रेस के पहले नेता हुआ करते थे। तब बीजेपी वालों ने वाटर गेट स्कैंडल नाम का एक किताब निकाली कि वाटर गेट स्कैंडल हुआ है, बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया। सीबीआई पीछे पड़ी, मुकुल रॉय सीबीआई पीछे पड़ी। लेकिन जैसे ही बीजेपी में चले जाते हैं ये, तो बीजेपी बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है कि वहां से गए पापी और उधर से निकले पुण्य। सो a sinful man became immediately a saint. Okay. Today somebody asked Amit Shah ji that Himanta Biswa Sarma के खिलाफ तो आपने सीबीआई इंक्वायरी करी थी, करप्शन का चार्ज लगाया था, तो अब क्या हुआ? He said मैंने बात कर लिया है और सब समझ लिया है करप्शन क्या था। तो बताइए, एक तरफ सीबीआई समझ रही है, एक तरफ अमित शाह जी समझ रहे हैं। तो परमात्मा ही साथ दे इस देश का। ऐसा कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है दूसरी पार्टी का जिसको बीजेपी ने तंग नहीं किया है। So what should be done to make release these institutions from the clutches of the central government? See, the institutions misuse and abuse was of course done by Congress also, but they have Modi ji has gone much step ahead. Modi ji, Amit Shah ji, entire BJP central government, and we all have to keep exposing BJP on this. I mean, I was shocked कि जब राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं और उनका एमएलए बिक रहा है। मतलब 18 में से 8 चले गए भैया, तो तुम यहां क्या कर रहे हो? यू शुड गो सेव योर पार्टी, बट ही इज नो इंटरेस्ट। अब तो ये चल पड़ा है देश में कि मोदी जी के टीम में 3 लोग हैं, मोदी जी, अमित शाह जी और राहुल गांधी जी। ये तीनों मिलकर के भाजपा को बढ़ा रहे हैं आगे। ठीक है, तो मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि कांग्रेस भाजपा को रोकना नहीं चाहती, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो। जहां जहां नॉन बीजेपी पार्टी की सरकार है, वहां वहां बीजेपी हर कुछ यूज कर रही है, मसल यूज कर रही है, मनी यूज कर रही है, एजेंसियां यूज कर रही है उस सरकार को तंग करने के लिए। ये सत्य है। Sir, how would you react on farmers' issues dealt by the union government recently? And they made acts, they repealed them, and going ahead to make another few more laws regarding to power sector. How do you react on all such issues? देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं, मैं किसान साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। किसानों ने मोदी जी को घुटने पर ला खड़ा कर दिया। ऑफ कोर्स शहादत बहुत हुई, पॉसिबली वी लॉस्ट 700 plus farmers in that agitation, and it was most unfortunate. See, हम कहते हैं कि अन्नदाता, फार्मर्स को, अन्नदाताओं को ऐसे स्थिति में छोड़ा, बॉर्डर पे, ठंड में, बारिश में, गर्मी में। लेकिन किसान साथियों ने सच का साथ नहीं छोड़ा और दिखा दिया भाजपा को कि जब व्यक्ति अड़ जाता है, जब सत्य का रास्ता अपनाता है, तो बड़ों बड़ों को झुकना पड़ता है। लेकिन किसानों के साथ जो इन्होंने अन्याय किया, वो अन्याय अपने आप में इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। देखिए ना, वो बाद में स्टेट जो होम मिनिस्टर थे
यूपी से, उनके बेटे ने किसानों को रौंद दिया। 5 किसान मारे गए उस रौंदने में। आपको मालूम होगा लखीमपुर में जो हुआ, और 5 किसानों को गाड़ी से रौंद दिया, सबने देखा, मतलब वीडियो पे देखा। इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए आपको? और उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट में कहने के लिए कि भाई हमको बेल देने में कोई आपत्ति नहीं है। और वहीं ऐसे ऐसे पत्रकार जो देश के लिए लड़ रहे हो, सच बोल, उनका रिकॉर्ड रहा है सच बोलना, वो बेचारे जेल में सड़ रहे हैं। तो 5 किसानों को रौंद के मारने वाला व्यक्ति के लिए भाजपा खड़ी है कि जेल से बाहर आ जाए। पहले जेल नहीं भेज रहे थे, जनता के दबाव में जेल भेजना पड़ा, अब बाहर लाने के लिए खड़े हो गए फिर ये। और वहीं सच के लिए लड़ने वाले जो पत्रकार साथी हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उन सब वो जेल में चढ़ रहे हैं। उनसे देश को खतरा है। मतलब मैं तो इस बात से कभी कभी अंदर तक रूह कांप उठती है कि ये आगे हो क्या रहा है। मतलब डेमोक्रेसी और फ्रीडम और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का क्या कर रहे हैं ये लोग, किस प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन जनता के पास ताकत है, जनता के पास दिल्ली की जनता ने दिखाया, पंजाब की जनता ने दिखाया, गुजरात की जनता दिखाने वाली है। तो हम लोग को भरोसा रखना चाहिए। Sir, majority of the BJP activists branding themselves as nationalists. What happened in China border? What was the responsibility of central government? देखिए, ये एक जुमला छोड़ा, 56 इंच का सीना। मतलब मैं हैरान रहता हूं कि जिस प्रकार से चाइना के आगे और पाकिस्तान के आगे भी इन्होंने घुटने टेके हैं, नेशनलिज्म में भी ये जीरो साबित हुए और देश के लिए घातक साबित हुए। चाइना डोकलाम के अंदर, गलवान वैली के अंदर अभी जो चाइनीज प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया है गलवान वैली के ऊपर, वो हम सबके लिए मतलब इट्स अ मैटर ऑफ शेम दैट वी हैव लॉस्ट लैंड टू चाइना, एंड इट्स अ वेरी सीरियस अफेयर एंड द एंटायर कंट्री शुड बी मेड अवेयर ऑफ इट. The Honorable Prime Minister has failed to save the integrity and the land of the land of the nation. So we have been his actions resulted in compromising on the boundary. Okay, so whether it be Pakistan or it be China, we have failed there. Internationally, we have failed. Sir, we are talking about the protests which were demonstrated by the farmers, किसान लोग, उसमें 750 लोग, 750 people have been died, and no government has come forward to help them, to assist them financially, and the Telangana government which has come forward and helped them. How do you react on this? It's a very welcome step if a government comes forward and helps the farmers. We must all come forward. As farmers are the base of the country. We must come forward. Sir, we have there in Telangana Raitu Bandhu, Dalit Bandhu, especially Dalit Bandhu scheme has been brought forwarded by the government of Telangana and the visionary KCR administration, which is giving 10 lakh rupees assistance, financial assistance to each Dalit family. How do you react on such initiatives, Raitu Bandhu, Dalit Bandhu, kind of these things? I mean, whatever we can do for the farmers, we must do for the farmers. We have got there is no second thought about it. If the farmers become strong, the countries become strong. And all steps, if taken to strengthen the farmers, we must do that. A new political platform is coming forward with the name Bharat Rashtra Samiti. How do you react on Bharat Rashtra Samiti, BRS? See, in this democracy, the constitution gives a right to everybody, and it's a good step that it has been taken to form Bharat Rashtra Samiti. I mean, my good wishes to KCR ji. To one nation concept will be worked out if it is come into reality. One nation, one election, which is saying by. See, all this is a farce. Democracy doesn't give you sort of structure wherein, now imagine your own state, Telangana. Last election was held 6 months in advance.
was preponed by 6 months. Otherwise, they could have had Lok Sabha and Vidhan Sabha together. So this federal structure of the country, wherein states have been given freedom. సో ఇది సోమనాథ్ భారతి గారు మనతో పాటుగా పంచుకుంటున్న సమాచారం. మొత్తం మీద చూసుకుంటే కనుక బీజేపీ అనుసరిస్తున్న విధానాలు దేశానికి విఘాతం కలిగిస్తాయని చెప్పేసి అభిప్రాయం ఆయన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇక అభివృద్ధి నిరోధకంగా కేంద్ర సర్కార్ పనిచేస్తున్న తీరును ఆయన స్పష్టంగా ఎండగడుతున్న పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనే మన ఎసెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వన్ నేషన్ అనే థియరీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వర్కౌట్ కాదనే విషయాన్ని ఆయన చాలా స్పష్టంగా తేల్చి చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కెమెరామెన్ లింగారెడ్డి శ్యామ్లతో సూరజ్ కుమార్, న్యూఢిల్లీ.